नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कृषि से जुड़े हुए कुछ टर्म्स जरूर सुने होंगे, जैसे एमएसपी, एफआरपी, सीएसीपी। तो इन सभी के बारे में ही आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके साथ साथ जो एफआरपी है उसको बोलते हैं फाइन एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, यानी उचित और लाभकारी मूल्य। ये क्या होते हैं? एमएसपी किसके लिए जारी किया जाता है या एफआरपी जो है वो किसके लिए निर्धारित किया जाता है? एमएसपी और एफआरपी को निर्धारित कौन करता है? कौन सा आयोग है जो इनको निर्धारित करता है? उस आयोग के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ 2021-22 और 22-23 के लिए किन फसलों के लिए या खाद्यान्नों के लिए या तिलहनों के लिए या फिर गन्ने के लिए एफआरपी क्या निर्धारित किया गया है, एमएसपी क्या निर्धारित किया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस क्लास में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सीएसीपी के बारे में। सीएसीपी एक आयोग है, यही एमएसपी और एफआरपी तय करता है और जिसको बाद में गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को दिया जाता है। ठीक है, तो सीएसीपी की फुल फॉर्म होती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। हिंदी में इसको कहते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, और इसी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी की सीमा तय की जाती है। इसके साथ साथ गन्ना के लिए एफआरपी तय की जाती है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे जो एमएसपी होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, वो कुल मिलाकर के 23 फसलों के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। यानी जो फसलें होती हैं 23 फसलें, जिसमें से कुछ खरीफ की फसलें हैं, कुछ रबी की फसलें हैं और कुछ कमर्शियल फसलें हैं, यानी वाणिज्यिक फसलें जो हैं उनके लिए एमएसपी दिया जाता है। एफआरपी जो दिया जाता है वो केवल गन्ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो एमएसपी और एफआरपी इन दोनों के बारे में अभी आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो संस्था है जो एमएसपी और एफआरपी तय करती है, सीएसीपी, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी जो है वो एकत्रित करते हैं। सीएसीपी जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है। इसकी स्थापना 8 जनवरी 1965 को हुई थी और 1965 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसको जाना जाता था कृषि मूल्य आयोग के नाम से। वर्तमान में इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है। 1965 में इसकी स्थापना के समय इसका नाम जो था वो कृषि मूल्य आयोग था और वर्तमान नाम जो है इसका वो कब से प्रचलित है? 1985 से। 1965 में इसकी स्थापना होती है। उस समय पर इसकी स्थापना कृषि मूल्य आयोग के नाम से हुई। फिर 1985 में इसका नाम चेंज करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग रख दिया गया, जो वर्तमान में भी प्रचलित है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सीएसीपी जो है वो किस तरह की संस्था है? एक तरह से सलाहकारी और गैर संवैधानिक संस्था के रूप में या गैर संवैधानिक निकाय के रूप में जानी जाती है। सलाहकारी मतलब इसका काम होता है गवर्नमेंट को जो एमएसपी की रेट है, ठीक है, जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है या एफआरपी है, उसको मतलब सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको तय करने के बाद में गवर्नमेंट को सलाह देना। हालांकि गवर्नमेंट जो होती है या सरकार जो होती है वो इसकी सलाहों को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी संस्था है जो सलाह देती है गवर्नमेंट को एमएसपी के बारे में, एफआरपी के बारे में। इसके साथ साथ गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब है इसका संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी सीएसीपी के गठन के बारे में, सीएसीपी की संरचना के बारे में संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान से इतर संस्था है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। ठीक है, जब सीएसीपी की स्थापना की गई थी तो इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था एमएसपी की सिफारिश करना। यानी इसको सीएसीपी को जब बनाया गया था, सी और सीपी का जो कह सकते हैं स्थापना की गई थी, तो किस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी कि जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उसकी सिफारिश करने के उद्देश्य से सीएसीपी की स्थापना की गई थी। संरचना की बात करें कि इस पूरे सीएसीपी जो आयोग है, ठीक है, सीएसीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इसकी संरचना क्या होती है? तो इसकी संरचना में देखें तो इसका एक अध्यक्ष होता है और एक होता है सदस्य सचिव। ठीक है, और एक सदस्य सरकारी सदस्य होता है और 2 सदस्य कैसे होते हैं? गैर सरकारी सदस्य होते हैं। ये इसकी संरचना है। एक बार फिर से देख लें, एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव। सदस्य सचिव किसके ऊपर होता है? जो सदस्य होते हैं। ठीक है, 2 तरह के सदस्य जो होते हैं, एक सदस्य तो गवर्नमेंट होता है जो सरकारी होता है, और 2 सदस्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं? गैर सरकारी होते हैं। कुल मिलाकर के 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्यों के ऊपर एक सदस्य सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, और सबसे ऊपर होता है अध्यक्ष। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में सीएसीपी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजयपाल शर्मा। ठीक है, विजयपाल शर्मा 2016 से सीएसीपी के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल पिछले दिनों समाप्त हो गया था, उसके बाद में इनका बढ़ा करके फिर अगले कार्यकाल के लिए कर दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में कुल बात करें तो वर्तमान में विजयपाल शर्मा सीएसीपी के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एमएसपी की। ठीक है, हम 2 चीज़ों के बारे में मुख्य रूप से इसमें वीडियो में बात करेंगे, एक एमएसपी और एक एफआरपी। एमएसपी और एफआरपी के जो आंकड़े हैं
ठीक है, अलग अलग सत्र के लिए वो कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इनको भी हम देखेंगे। तो क्योंकि डायरेक्ट आंकड़े बताना भी सही नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना, जो कि एमएसपी के बारे में बात कर रहे हैं या एफआरपी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर सीएससीपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब इनके बारे में बात कर ही रहे हैं, इनके आंकड़े के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले क्यों ना इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए। तो एमएसपी के बारे में बात करें तो एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी क्या होता है? यह एक ऐसा मूल्य होता है जो सरकार के द्वारा किसानों के लिए तय किया जाता है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जो प्राइस होता है किसी भी फसल का, किसी भी पार्टिकुलर क्रॉप का जो प्राइस होता है उसकी डेडलाइन होती है, उससे कम रुपयों में सरकार उसको नहीं खरीदेगी। मतलब जैसे कि मान लीजिए गेहूं है तो गेहूं के लिए एक रेट तय कर दिया गवर्नमेंट ने कि 2000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा, तो 2000 रुपये से कम जो है गवर्नमेंट उसको नहीं लेगी, उस पहले से फिक्स कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। जो रेट है किसी भी फसल के लिए फिक्स कर दिया जाता है, उससे कम रेट पर किसानों से उस फसल को नहीं खरीदा जाएगा। मतलब ऊपर जा सकता है उससे, लेकिन उस रेट से कम, मतलब मिनिमम वो रेट तो किसानों को मिलनी ही मिलनी है, तो उसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, एमएसपी। एमएसपी से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना कि एमएसपी जो दिया जाता है वो कितनी फसलों के लिए दिया जाता है? 23 फसलों के लिए दिया जाता है। 23 फसलों को अलग अलग अगर हम वर्गीकृत करें तो खरीफ की 14 फसलें हैं इसके अंदर, रबी की 6 फसलें हैं और वाणिज्यिक फसलों की संख्या है 3, ठीक है। ऐसे कुल मिलाकर के 23 फसलें हैं। 23 फसलों में 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं और 3 फसलें कैसी हैं? कमर्शियल क्रॉप हैं, वाणिज्यिक फसलें हैं। अनाजों के, दालों के और तिलहनों के हिसाब से अगर इनको वर्गीकरण करें तो देखेंगे इन सभी 23 फसलों में जो अनाज हैं वो 7 हैं। कौन कौन से अनाज हैं? धान हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मक्का, रागी, ये 7 प्रकार के अनाज हैं जिनके लिए एमएसपी दिया जाता है। दालों की बात करें तो कौन कौन सी दाल हैं? दाल 5 प्रकार की हैं, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, ठीक है। चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, इन 5 दालों के लिए एमएसपी दिया जाता है। तिलहनों में बात करें तो 8 प्रकार के तिलहन हैं। तिलहन क्या होता है? ऐसी फसल जिसके बीजों से तेल का उत्पादन किया जाता है, तेल निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सभी तिलहन फसलें हैं। जैसे मूंगफली का तेल भी यूज किया जाता है, सरसों है, सरसों से भी तेल निकाला जाता है। तोरिया जो होती है एक प्रकार से सरसों की ही प्रजाति होती है, ठीक है। जो तोरिया होती है सरसों जैसी ही होती है। तो मूंगफली, सरसों, तोरिया को लाही भी कहते हैं। इसके अलावा सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी के बीज हो गए, तिल के बीज हो गए, कुसुम के बीज हो गए और राम तिल के बीज हो गए। ये हैं 8 फसलें, ठीक है, आपकी मूंगफली, सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और राम तिल, ये जो है 8 तिलहन फसलें हैं। तो वर्गीकरण आपने देखा। सबसे पहले आपसे यही पूछा जा सकता है कि जो एमएसपी ही दिया जाता है वो कितनी फसलों के लिए दिया जाता है? 23 फसलों के लिए दिया जाता है। वर्गीकरण करेंगे अगर फसलों की जो ऋतुएं होती हैं उनके हिसाब से, तो खरीफ की इसमें 14 फसलें हैं, रबी की 6 फसलें हैं, कमर्शियल क्रॉप वाणिज्यिक फसलें 3 हैं। अगर अनाजों के हिसाब से, दालों के हिसाब से, तिलहनों के हिसाब से अगर इसको वर्गीकृत करें तो अनाज 7 हैं, दाल 5 हैं, तिलहन 8 हैं। इस तरीके से इनका वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो 3 वाणिज्यिक फसलें हैं, कमर्शियल क्रॉप हैं, वो कौन सी हैं? वाणिज्यिक मतलब जिनको स्पेशली किसानों के द्वारा उगाया जाता है व्यापार के लिए, यानी कपास हो गया, जूट होगा, नारियल होगा, इनका भंडारण करके तो घर में रखता नहीं है कोई भी, ठीक है। और ऐसी फसलें जो जिन्हें केवल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उगाया जाता है। मतलब रेवेन्यू तो सबसे होता है, हमको चना से भी होता है, अरहर से तो होता है, गेहूं, धान, जौ, ज्वार, कोई भी फसल ले लीजिए सबसे रेवेन्यू होता है। लेकिन इनको हम अपने पास में भंडारण करके भी रखते हैं क्योंकि इनकी जो है हमको आवश्यकता पड़ेगी, ये हमारी दैनिक ज़रूरतों में जो है काम आती हैं। तो ये सारी चीज़ें, धान है, गेहूँ है, इनका भंडारण भी तो करके रखते हैं किसान, क्योंकि ये खाद्यान्न फसलें हैं और जो डेली हमारे यूज़ में आती है। कपास हो गया, जूट हो गया, नारियल होगा, इनको भंडारण करके नहीं रखा जाता है क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है। कपास की रुई को अगर घर में भर के रखेंगे उसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार, ठीक है, व्यापार या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उगाई जाती है, इसलिए इनको वाणिज्यिक फसल कहा जाता है। कपास, जूट, नारियल, 3 तरह की वाणिज्यिक फसल है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। 23 फसलें हैं, मैंने अलग अलग वर्गीकरण करके आपको बता दिया। अब जो सीएसीपी होता है वो एमएसपी का निर्धारण करता है। एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? सीएसीपी। तो सीएसीपी द्वारा जब एमएसपी का निर्धारण किया जाता है तो निर्धारण करते समय सीएसीपी द्वारा खेती की लागत समेत विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है, ठीक है। यानी जब एक रेट फिक्स किया जाता है किसी भी फसल के लिए तो ये नहीं कि ऐसे ही कर दिया, उस रेट को फिक्स करने के लिए खेती में कितनी लागत है, लागत का मतलब जैसे बीज की कीमत कितनी है, उर्वरक की कीमत कितनी है, ठीक है, सिंचाई कैसे कैसे की गई, उसमें लेबर कितना लगा, श्रम कितना लगा, इन सभी कारकों पर बैठ करके विचार किया जाता है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी किसी फसल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी जो है फिक्स किया जाता है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें जो होती हैं, एक और चीज़ बता दूं आपको, जो एमएसपी का निर्धारण किया जाता है, आप देखेंगे कि
किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे बीज की कीमत कितनी है, ठीक है, जो सिंचाई है उसमें कितना खर्चा आया, इसके अलावा खेतों की जुताई बुवाई सारी चीज़ें होती हैं, कीटनाशक होते हैं, उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइज़र, इन सभी में कितना खर्चा आया, इन सभी का जो निर्धारण किया जाता है ये किसके आधार पर किया जाता है। ये जो निर्धारण है सबसे पहले आप ये जान लीजिए ग्राउंड लेवल पर नहीं किया जाता है, मतलब जा करके कह सकते हैं हम कि एक तरह से हम सर्वे जिसको हम कह सकते हैं कि सर्वे के द्वारा ये सारा चीज़ें नहीं की जाती हैं। जो भी आंकड़े गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, जैसे आप लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं तो लेखपाल क्या करता है कितने क्षेत्र में कौन सी फसल बोई गई, किस फसल का कितना उत्पादन हुआ, इस सभी के आंकड़े राजस्व लेखपाल के द्वारा गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट के पास में जो आंकड़े होते हैं फसल उत्पादन के, उस हिसाब से गवर्नमेंट का जो बोर्ड होता है, यानी जो CACP के बारे में हम बात कर रहे थे, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, अध्यक्ष, सचिव और एक सदस्य जो गवर्नमेंट होता है, 2 सदस्य नॉन गवर्नमेंट होते हैं, ये जो कमेटी होती है यही बैठ करके निर्धारण करती है कि इसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कितना रखा जाना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ आपको यही बता दूं, जो 2 सदस्य होते हैं ये वाले नॉन गवर्नमेंट वाले, ये कृषि क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, जैसे किसान जो होते हैं उनके ही प्रतिनिधि होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेड होते हैं, ठीक है। तो इनका जो है इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है, तो इनकी भी सलाह ली जाती है। उसके बाद में जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सदस्य हैं, वो सभी हैं, सभी बैठ के मिल करके MSP का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो MSP का निर्धारण करते समय खेती की जो लागत होती है उसके अलावा जितने भी कारक होते हैं जिनसे कि खेती की लागत या खेती का मूल्य प्रभावित हो सकता है, उन सभी पर विचार किया जाता है। CACP द्वारा 3 प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। ये टर्म्स हैं जिसको कुछ आसानी से आप समझ सकते हैं। 3 प्रकार की उत्पादन लागत होती हैं जो कृषि एवं लागत मूल्य के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जैसे A2, सबसे पहली है A2 का मतलब होता है कितना बीज, यानी बीज की कीमत कितनी है, उर्वरक की कीमत कितनी है, कीटनाशक कितने डाले गए, श्रम कितना लगा, जो लेबर है, यानी किसान काम भी तो करता है अपने खेत पर, तो उसका लेबर का भी तो चार्ज जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सिंचाई है, इन सभी चीज़ों पर जो प्रत्यक्ष खर्च होता है, डायरेक्ट जितना भी एक्सपेंस होता है, उसके आधार पर A2 निकाला जाता है, ठीक है। दूसरा है A2 + FL, A2 + FL। A2 के बारे में आप जान सकें, FL का मतलब होता है फ्री लेबर, यानी कि जैसे मान लीजिए एक किसान है, वो अपने खेतों में काम कर रहा है, 5 कैंडिडेट हैं उसके घर में, उसके बच्चे, उसकी बीवी, ऐसे करके मिला करके 4-5 कैंडिडेट हैं। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे उसके घर के जो कि काम कर रहे होंगे लेकिन उनको वेतन नहीं मिल रहा होगा, यानी अवैतनिक श्रम के रूप में वो कार्य कर रहे होंगे, ठीक है। तो किसान तो क्योंकि डायरेक्टली खेत में काम कर रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसके जो पारिवारिक सदस्य हैं वो भी उसी कह सकते हैं फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो भी उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी आंकड़े हैं या MSP है, इससे जो डायरेक्टली प्रभावित हो रहा है वो व्यक्ति, वो कौन है, जो खेती का मालिक होगा या भूस्वामी होगा। लेकिन उसके साथ साथ भूस्वामी पर डिपेंड कौन रहता है, उसका परिवार रहता है। तो मान लीजिए उसके परिवार में 4 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं, तो वो एक तरह से कंसिडर किए जाते हैं किसकी तरह, अवैतनिक श्रम की तरह, ठीक है। श्रम तो वो भी करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से श्रम उनका भी उसमें लग रहा है, लेकिन वो अवैतनिक की श्रेणी में आते हैं, यानी उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। तो FL उसी को कहा जाता है। तो A2 + FL का मतलब है अवैतनिक पारिवारिक श्रम का जो मूल्य होता है, अवैतनिक पारिवारिक श्रम का जो मूल्य होता है वो A2 में जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से A2 + FL निर्धारित किया जाता है। और तीसरा होता है C2 का मतलब होता है A2 और FL, ठीक है। A2 और FL अभी हमने पढ़ा। A2 और FL में भूमि, यानी जो किसान होता है, जिस भूमि का मालिक होता है या जिसके नाम वह ज़मीन होती है, वो जो भूस्वामी होता है, तो उस भूमि का जो भी किराया होगा, संपत्ति का जो भी किराया होगा एवं जो ब्याज होता है, इन सभी चीज़ों का, उसको भी इसमें कंसीडर किया जाता है। तो 3 तरीके से CACP द्वारा उत्पादन लागत का अनुमान लगाया जाता है। मतलब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाता है पर क्विंटल के हिसाब से, उसमें सबसे पहले इन चीज़ों को भी देखते हैं कि बीज कितना लगा, उर्वरक में कितना खर्चा आया, कीटनाशक कितने के डले, श्रम क्या है, सिंचाई में कितना खर्चा आया, अवैतनिक पारिवारिक श्रम का जो निर्धारण है वो कैसे किया जाएगा, उसमें कितना इसको, मतलब इसका भी एक हिस्सा, इसका भी एक पैसा उसमें जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो है भूमि है, भाई भूमि को वो यूज़ कर रहा है या संपत्ति को यूज़ कर रहा है, तो उसका किराया भी उसमें कंसिडर किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को काट करके, ठीक है, इन सारी चीज़ों को काट करके ही जो है MSP निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है दूसरा FRP की फुल फॉर्म होती है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। इसको बोलते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य, और ये सिर्फ दिया जाता है किस लिए, गन्ने के फसल के लिए, ठीक है। गन्ने की फसल के लिए निर्धारित किया जाता है। अभी बात करें 2021-22 में, तो गन्ने की फसल के लिए जो FRP है
लगभग 2900 मतलब 2900 रुपये प्रति टन के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, गन्ने के लिए 2900 रुपये पर टन के हिसाब से, यानी 290 रुपये पर क्विंटल आप मान सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए 2021-22 में गन्ने के लिए एफआरपी क्या है, तो आप लिखेंगे 290 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से एफआरपी चल रहा है। ठीक है, तो अभी हमने एमएसपी के बारे में पढ़ा, एफआरपी के बारे में पढ़ा। अब 2021-22 में एमएसपी किन किन फसलों के लिए क्या क्या निर्धारित किया गया है, 2022-23 के लिए कितना निर्धारित किया गया उसके बारे में जानते हैं। देख लेते हैं खरीफ और रबी की फसल के लिए जो एमएसपी के आंकड़े दिए गए हैं 2021-22 और 2022-23 के लिए, उनको जरा नज़र डालते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं खरीफ 2021-22 के लिए। ये फसलों के नाम हैं। 2020-21 में जो इनका एमएसपी निर्धारित किया गया था वो ये डाटा दे रखा है उसका। 2021-22 के लिए ये वाला डाटा निर्धारित किया गया। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ से किस तरीके से बनते हैं कि 2021-22 में किसी पार्टिकुलर फसल के लिए एमएसपी कितना था, या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में कितनी वृद्धि हुई है। हालांकि फसलें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि इसमें से कौन कौन सी प्रमुख फसलें आपको याद रखनी है। सभी का डाटा आपको याद नहीं रखना है, केवल समझना है। और कुछ पार्टिकुलर ऐसी क्रॉप्स हैं, कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो धान की बात करेंगे तो 2020-21 के लिए इसका रेट था 1868, 2021-22 में ये 1940 हो गया। वृद्धि की बात करें तो 2020-21 की तुलना में 2021-22 में इसमें 72 रुपये की वृद्धि हुई है। जो रेट दे रखी है ये सभी रुपयों में दे रखा है। इसके साथ साथ जो मूल्य दे रखा है इसका, ये आप याद रखेंगे पर क्विंटल के हिसाब से, प्रति क्विंटल के हिसाब से ये रेट दे रखा है। ठीक है, रुपयों में, यानी जैसे धान का दे रखा है तो इसका मतलब है 1868 रुपये प्रति क्विंटल जो है इसका एमएसपी था 2020-21 में। 2021-22 में इसको बढ़ा करके 1940 रुपये कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के इसमें जो वृद्धि हुई है 2021-22 में 2020-21 की तुलना में कितनी हुई है, 72 रुपये वृद्धि हुई है। ठीक है, आप एक समझ लीजिए, इसके बाद में मैं डायरेक्टली बोलता चलूँगा तो आप अपने आप दिमाग में फिक्स रखें इस चीज़ को। ठीक है, ये फसल का नाम है। 2020-21 के लिए जो एमएसपी का रेट था वो ये है, 2021-22 के लिए एमएसपी ये है, और यहाँ पर जो तीसरा कॉलम बना हुआ है इसमें वृद्धि दे रखी है कि पिछले वर्ष की तुलना में या पिछले सत्र की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, ये खरीफ फसलों का आंकड़ा है। तो इसमें से प्रमुख रूप से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको विशेष रूप से याद रखनी है। ठीक है, तो याद रखने के लिए आप सबसे पहले धान का याद रखेंगे, दोनों का, धान ग्रेड ए का। ठीक है, इसके बाद में एक ज्वार का आप याद रखेंगे। ज्वार ये सीधी वाली, हाइब्रिड को नहीं, केवल ज्वार इतना याद रखेंगे। इसके अलावा मक्का, आपका मक्का हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, और इधर से सोयाबीन हो गया और कपास। ठीक है, इतने सारे जो है आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, जिनके नाम मैंने यहाँ पे बताए। जैसे धान, दोनों तरीके के धान, ज्वार हो गया आपका, मक्का, अरहर, मूंग, इसके अलावा सोयाबीन और कपास। इतने इनमें से आप याद रख लीजिए, बाकी को आप समझ लीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा क्वेश्चन यहाँ से तो इन्हीं फसलों में से जिनको मैंने पॉइंट आउट किया, इनमें से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो धान के लिए आपको पता चल गया, ये साधारण धान के लिए था। ग्रेड ए का जो धान होता है उच्च कोटि का, उसका 1888 था, 1960 हो गया 2021-22 में, 75 रुपये की इसमें भी वृद्धि कर दी गई। हाइब्रिड ज्वार जो थी 2620, ठीक है, 2620 रुपये 2020-21 में इसका एमएसपी था, और 2021-22 में इसको 2738 कर दिया गया, 118 रुपये की इसमें वृद्धि हुई। ज्वार जो थी, ठीक है, ये हाइब्रिड है, ये जो है सादा, ठीक है, साधारण इसको बोल सकते हैं। तो ज्वार इसकी रेट थी 2640, और 2021-22 में इसको बढ़ा करके 2758 कर दिया गया, इसमें भी 118 रुपये की वृद्धि हुई। बाजरे की बात करें तो 2150, 2021-22 में इसको बढ़ा दिया गया 2250, 100 रुपये की इसमें वृद्धि हुई है। रागी में 3295 2020-21 का रेट था इसका, 3377 2021-22 में कर दिया गया, 82 रुपये की इसमें वृद्धि हुई है। मक्का में 1850 रुपये इसका एमएसपी था 2020-21 में, 2021-22 में इसको बढ़ा करके 1870 रुपये कर दिया गया, 20 रुपये का इसमें ग्रोथ हुआ है। अरहर की बात करें तो 6000 पर क्विंटल थी 2020-21 में गवर्नमेंट के एमएसपी के द्वारा, और 2021-22 में इसका एमएसपी बढ़ा करके 6300 कर दिया गया, कुल मिलाकर के 300 रुपये का इसमें ग्रोथ हुआ है। मूंग की बात करेंगे तो 7196 2020-21 में, और 2021-22 में इसको 7275 कर दिया गया, 7275 रुपये, 79 रुपये की इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, उड़द की बात करें तो 6300 इसको कर दिया गया, 300 रुपये की वृद्धि। मूंगफली को 5275 था, इसको 5550 कर दिया गया, 275 रुपये की वृद्धि हुई है इसमें। सूरजमुखी 5885 थी, 2021-22 में इसको 6015 कर दिया गया, वृद्धि हुई इसमें 130 रुपये की। सोयाबीन 3880, 3950 रुपये जो था इसको 2021-22 में कर दिया गया, 70 रुपये इस पर बढ़ा दिए गए एमएसपी पर।
तिल जो थे 6,855, 2021-22 में इसको 7,307 कर दिया गया, 452 रुपये की इसमें वृद्धि कर दी गई एमएसपी में। राम तिल जो है, नाइजर सीड भी इसको कहा जाता है, राम तिल को एक नाम दिया जाता है इसको नाइजर सीड, ठीक है, तो याद रखेंगे। राम तिल 6,695 2020-21, 2021-22 में इसको बढ़ा करके 6,930 कर दिया गया। कुल मिलाकर के जो वृद्धि हुई, ग्रोथ हुई, वो हुई आपकी 235 रुपये। कपास पर जो रेट था 2020-21 में एमएसपी का 5,515 रुपये, 5,515, 2021-22 में इसको बढ़ा करके 5,726 कर दिया गया। कुल मिलाकर के एमएसपी पर जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी 211, किस पर, कपास पर। अब एक बार से फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे एक बार इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। धान हो गया, दोनों तरीके के धान, ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपका ज्वार, इसके अलावा मक्का, अरहर, ठीक है, मूंग, इधर से सोयाबीन और कपास, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। और विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ, कपास का कई बार पूछा गया है, कपास का पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। इसके अलावा मक्का का पूछा जा सकता है और धान का पूछा जा सकता है। तो वैसे तो इसमें काफ़ी सारी फसलें हैं, तो मैंने यहाँ पे जो लिखी हैं धान ग्रेड ए, ज्वार, मक्का, अरहर, मूंग, सोयाबीन, कपास, इतने के डाटा तो आपको विशेष रूप से पता होने चाहिए कि किस फसल का एमएसपी 2020-21 में कितना था और उसको 2021-22 में कितना कर दिया गया, और वृद्धि आप निकाली लेंगे। जब आपको दोनों डाटा पता होंगे तो वृद्धि आपको अपने आप पता लग जाएगी। लेकिन मैं विशेष रूप से फिर बार बार आपको कह रहा हूँ, एक कपास का आप याद रखें, सोयाबीन का याद रखें और धान का याद रखें, ठीक है। धान और ज्वार, धान, ज्वार, कपास और सोयाबीन, ये चार विशेष रूप से आपको याद रखने हैं और आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में रबी की फसलों के लिए देखते हैं 2022-23 की लेटेस्ट डाटा है ये 2022-23 का। अब आप सोचेंगे इसमें 2022-23 का क्यों नहीं लिखा मैंने, 2021-22 का क्यों लिखा, तो इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि अभी जो है वर्तमान समय की बात करें तो रबी की जो फसलें हैं, ठीक है, वो अभी कटना स्टार्ट हो गया है लगभग उनका। तो उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो ये है। खरीफ की फसलों के लिए अभी जब रबी की फसलें जो है यहाँ से समाप्त हो जाएंगी, खरीफ की फसलों का सीज़न आएगा, खरीफ की फसलों का जो सीज़न आएगा तो उस टाइम पर इसके लिए निर्धारित किया जाएगा। तो फिलहाल कभी जो खरीफ की फसलों का डाटा है वो 2021-22 का आपको याद रखना है, और रबी की फसलों का डाटा जो आपको 2022-23 के संदर्भ में याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो फसल हैं, जैसे गेहूँ हो गया आपका, रेपसीड यानी सरसों, मसूर हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सूरजमुखी हो गया, ठीक है। इसमें से भी आपको सभी याद नहीं करना है, मुख्य रूप से आप गेहूं का भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, तो गेहूं ही आपसे पूछा जा सकता है। गेहूं, सरसों, दो मुख्य फसलें हैं जो है रबी की फसलों में, तो केवल आप गेहूं, सरसों का याद रखिए, बाकी को आप केवल समझ लीजिए, ठीक है। तो गेहूं के लिए 2021-22 का जो एमएसपी था 1975 रुपये था, और 2022-23 में इसको बढ़ा करके 2015 रुपये कर दिया गया। कुल मिलाकर के इसमें 40 रुपये की ग्रोथ हुई। रेपसीड या सरसों, इसकी कीमत थी एमएसपी की जो थी 4,650 2021-22 में, 2022-23 में इसको 5,050 कर दिया गया, 400 रुपये इस पर बढ़ा दिए गए एमएसपी पर। मसूर की बात करें तो 5,100 2021-22 में, 2022-23 में इसको 5,500 कर दिया गया, कुल मिलाकर के 400 रुपये इस पर भी बढ़ गए। जौ में 1600 था 2021-22 में, 2022-23 में 1635 रुपये की इसमें ग्रोथ हुई। चना की बात करेंगे तो 5,100 इसका एमएसपी था 2021-22 में, 22-23 में इसको 5,230 कर दिया गया, 130 रुपये बढ़े। सूरजमुखी जो था, सूरजमुखी 5,327 2021-22 में इसका एमएसपी था, 2022-23 में इसको बढ़ा करके 5,441 कर दिया गया, कुल मिलाकर के 114 रुपये की इसमें ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो ये हमने समझा 2021-22 और 2022-23 के लिए एमएसपी के जो आंकड़े हैं वो आपने समझे। इसके साथ साथ एमएसपी क्या होता है, एमएसपी की परिभाषा क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, इसके अलावा एफआरपी क्या होता है। एफआरपी का डाटा आप वही जो मैंने बताया था वही याद रखेंगे आप, 290 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से निर्धारित किया गया है 2021-22 के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। सीएसीपी, इसके बारे में भी हमने जाना, एमएसपी के बारे में जाना, एफआरपी के बारे में जाना। कुल मिलाकर के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से संबंधित जो आंकड़े हैं वो आपको पता चल गए हैं। इसमें से एक प्रश्न आराम से आपका बन सकता है, और विशेष रूप से आपका प्रश्न जो बनेगा वो यहाँ से बन सकता है कि एमएसपी से जुड़ा हुआ ही प्रश्न पूछा जाएगा, और गन्ना वाला जो एक पॉइंट है वो भी आप याद रखें। जितना ये पूरा इम्पोर्टेंट है, जितना जो पूरा आज मैंने मटेरियल आपको दिया, ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही केवल वो एक पॉइंट गन्ने वाला, न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला, आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। केवल अकेला वो प्रश्न ऐसा है, सिर्फ एक लाइन का फैक्ट, एक फैक्ट है आपको, जो गन्ने का एफआरपी है वो 2021-22 के लिए कितना है, 2900 रुपये पर टन और 290 रुपये पर क्विंटल। ये आपको याद रखना, ये बहुत, मैं कह सकता हूँ बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो फसलें हैं मैंने आपको बता दिया, धान, ज्वार, ठीक है, इसके अलावा सोयाबीन, कपास,
ये आप याद रखेंगे। इसके जो MSP हैं पिछली साल कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, कितनी ग्रोथ हुई। और इधर आप याद रखेंगे गेहूं, सरसों और विशेष रूप से जौ, गेहूं, सरसों और जौ। इधर से 3 आपको याद रखने हैं, उधर से मैंने बता ही दिए हैं। बाकी आप चीज़ें एक बार 2 बार देख लेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।